नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड एनालिसिस के वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी नए हैं चैनल के ऊपर, कृपया करके आप सभी इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी वैल्यूबल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं वीकेंड एनालिसिस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी तय करते हैं कि आने वाले वीक्स में किस तरीके का माहौल मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉकेज से मैं शुरुआत करता हूँ, वहां से मैं सारा डाटा देखने की कोशिश करता हूँ, चार्ट्स पे भी चलेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये जो चैनल है, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी इसका एक मर्मज्ञ है, एक इसका आधार है। हम यहाँ पर स्टॉक्स में किस तरीके से स्विंग करके पैसा बनाया जाता है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। राइट। तो जो लोग भी इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह की एक्टिविटी आने वाले समय में बनेगी और किस तरह की एक्टिविटी अभी बनी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसेक्स है और निफ्टी है, उसके अंदर अराउंड चार 500 पॉइंट के आसपास की तेजी और सेंसेक्स के अंदर 1700 के आसपास या 1650 के आसपास की तेजी बनी थी। एफआईआई ने वीकेंड के अंदर, ये पिछले वीकेंड में भी इन्होंने फ्राइडे को बाइंग किया था। ठीक। और अभी भी ये बाइंग करके गए हैं। ये हर बार वीकेंड में, ये 2 वीक से ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये वीकेंड में बाई करके जा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने जो बाई किया था उसके बारे में मैंने इस बाजार और सरकार के वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। राइट। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला, लेकिन वापस से एक सारी रिकवरी मार्केट के अंदर हो गई, जैसा कि आप इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा फॉल था, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर चला गया था। बाजार और सरकार के वीडियो मैंने कहा था कि 21 ईएमए के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी बनती है, जैसे इस कैंडल के अंदर हमें सस्टेनेबिलिटी बनती हुई दिखी। राइट। और इसके बाद मैंने कहा कि स्ट्रेंथ आ जाएगी अगर 21 ईएमए के ऊपर कैंडल वापस आ जाती है, और जैसा कि यहाँ पे हुआ और अभी हमें स्ट्रेंथफुल दिख रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए, मार्केट ने एक ही वीक के अंदर नीचे स्ट्रेंथ डाउन और स्ट्रेंथ अप दोनों का व्यू दिखा दिया है। तो एक तरीके से ये ऐसा हम कह सकते हैं कि एक साइडवेज मोमेंटम की ओर मार्केट इशारा कर रहा है। राइट। मतलब ये एक जोन की तरह है, आप देखेंगे ये एक जोन बन चुका है। यहाँ पर मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राइट। तो इसको हम थोड़ा कोरिलेट करेंगे डाटा पॉइंट के साथ और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो जैसा आप देखेंगे, एफआईआई ने थोड़ा सेल किया है, लेकिन एफआईआई ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और स्टॉक्स के अंदर और कैश के अंदर सब में खरीदारी अच्छी की है। तो यहाँ देखेंगे, लेकिन ये सेलिंग का ही एक आंकड़ा है और एक बाइंग तो यहाँ हेल्दी हुई है। बट इसको मैं मंथली के बेस पे नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी दिख रही है, क्योंकि ये लगातार बिकवाली करते हुए आ रहे हैं। एक ऑल ओवर एक व्यू देखा जाए तो अभी इंडिया, एक अच्छी चीज यहाँ पे ये हुई है कि जो इंडिया विक्स है वो 17 के आसपास आ चुका है, जो एक मेरे लिए अच्छा साइन है, स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा साइन है। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स यहाँ पे बहुत अच्छे मूवमेंट कर सकते हैं जब इंडिया विक्स 20 के अंदर चलने लग जाता है। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स डेफिनेटली वापस से एक बार आप एक्टिव हो सकते हैं। मार्केट कूल डाउन दिखता हुआ लग रहा है। राइट। तो ऑल ओवर एक व्यू थोड़ा साइडवेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता, सस्टेनेबिलिटी है, स्ट्रेंथ तो आ चुकी है डेफिनेटली, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों का सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही वीक के अंदर ये डाउन और अप दोनों मूवमेंट हो जाने के कारण मैं थोड़ा इसको एक साइडवेज मूव समझ रहा हूँ। ठीक है, साइडवेज थोड़ा मार्केट हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली हम एक बड़ी रैली की ओर इशारा करेंगे। लेकिन अभी जैसे आपसे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो थोड़ा मेरे को यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम की ओर इशारा करता हुआ लग रहा है। देख सकते हैं आप, जो नियर ऑन टारगेट भी है वो बहुत ही पास है। इसका मतलब मार्केट अगर हो सकता है यहाँ टच होके फिर से एक फॉल करके इसी जोन के अंदर
वापस एंटर हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि जो टारगेट है, जो एंट्री थी, वो भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, यानी कि मौका जल्दी नहीं मिला। और जब स्ट्रेंथ आई तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ भी कोई पोजीशन ले रहा है तो नियर ऑन टारगेट होने के कारण हो सकता है कि मार्केट का गैप अप खुल के यहाँ से एक फॉल कर दे। लेकिन ये एक पहला बैरियर 23,710 रुपए का आने वाला है। ठीक, और ये हमें एफआईआई के डाटा से भी हमें देखने को मिल रहा है, वो भी कुछ कैश में इतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कैश के अंदर वो लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर एफआईआई खरीदेंगे नहीं तो मार्केट नए हाई जल्दी नहीं बनाएगा। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, एफआईआई की बाइंग हेल्दी ना होने के कारण मार्केट ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन एक वोलेटाइल अप ट्रेंड है। मार्केट हर बार ऊपर नीचे एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नए हाई दिख रहे हैं, ये नया हाई जो है ना, लेकिन गिर गया। नया हाई बनता है, गिर जाता है, नया हाई बनता, क्योंकि डीआईआई मार्केट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एफआईआई मार्केट के ड्राइवर होते हैं, मार्केट को चलाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो डॉलर का प्राइस है ना, वो रुपए के मुकाबले अभी 83 गुना ज्यादा है। आप कभी भी कंपेयर करेंगे डॉलर डिवाइडेड बाई रुपया, यानी डॉलर, रुपया अगर एक है तो डॉलर जो है उसके मुकाबले 83 है। ठीक, जब तक इनके बीच में एक फेवरेबल रेशियो नहीं बनेगा, तब तक एफआई की मजबूती मार्केट के अंदर बनी रहेगी। कि चाहे लोग कुछ भी कह लें, लेकिन जो डाटा पॉइंट है वो हमें यही बताता है कि डॉलर मजबूत है, इसका मतलब है कि एफपीआई की ताकत, एफआई की ताकत मजबूत है। इसलिए आप देख सकते हैं कि उनकी बाइंग ना होने से हम वोलेटाइल तेजी कर रहे हैं। वोलेटाइल तेजी है ये, एक्चुअल तेजी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल तेजी आप देखेंगे जब ये खरीदते हैं मार्केट के अंदर, मंथ ऑन मंथ की बात करो तो रैली कुछ इस तरीके की होती है जब ये खरीदना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब ये खरीदना बंद कर देते हैं तो मार्केट के अंदर अगर नए हाई बन भी रहे हैं डीआई की हेल्प से, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। उसके पीछे का कारण है डॉलर का मजबूत होना। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन में जैसा कि मैंने कहा, एफआई की बाइंग इतनी खास नहीं है, तो मुझे और नियर ऑन टारगेट होने के कारण मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरी तरफ चलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस की ओर। सेक्टोरल के अंदर हम देखेंगे एफआई, ये जो डाटा होता है ये फोर्थनाइट डाटा। फोर्थनाइट का मतलब होता है हर 15 दिन के अंदर आने वाला डाटा। देखिए यहाँ पे जैसे 15 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 15 तारीख, 31 तारीख, तो इस तरीके से डाटा आता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एफआई और एफपीआई ने यहाँ पर 662 करोड़, इससे 233 करोड़ यहाँ पे खरीदारी की, यानी यहाँ से -2 जहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ से हम सीधा एक सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर के अंदर बहुत तेजी दिख रही है, क्योंकि यहाँ 768 करोड़ से सीधा 172 करोड़ तक का एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये करंट डाटा पॉइंट, ये चेंज होता रहेगा, हमें लेना है व्हाइट वाला डाटा पॉइंट जो हो चुका है। देखिए, ये लेट डाटा है, क्योंकि रियल बाइंग एफआईआई डीआई की हम नहीं पकड़ सकते, ये पब्लिक डोमेन में आपको नहीं मिलेगा, ये हमेशा लेट रहेगा। लेकिन एक ओवरव्यू हमें पता चल जाए, क्योंकि उनकी बाइंग जो होती है वो कई महीनों और वर्षों के लिए होती है, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर ना फोकस करके 15 दिन का डाटा एक सफिशिएंट डाटा माना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो -2 प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे एफआईआई की बाइंग आ रही है। हेल्थ केयर के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद रियलिटी के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये तीन सेक्टर, रियलिटी, कंज्यूमर सर्विसेज और साथ ही हेल्थ केयर, इसके अंदर एफआईआई लॉन्ग कर रहे हैं, एफआई यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। -2 थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, यानी जहाँ पे पैनिक सेलिंग थी वहां थोड़ी सेलिंग ये लोग कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा बॉटम बनने लगा है, जैसे कि एफएमसीजी के अंदर भी हमें देखने को मिला है। तो ये कुछ 3-4 सेक्टर हैं, जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज का हो गया, रियलिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया और एफएमसीजी, इनके अंदर एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है या मिलने वाली है, तो हम इन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर नजर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक था एक ओवरव्यू मार्केट का। और मैंने सेक्टर का भी एनालाइज करके आपको बताया कि किन सेक्टर के अंदर हमें आने वाले वीक्स में नजर रखनी चाहिए। एफआईआई की बाइंग उतनी कुछ खास नहीं है, इसलिए निफ्टी का टारगेट भी नियर ऑन हमें दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के अंदर ज्यादा अभी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, जब तक मोदी जी अपना शपथ ग्रहण, जो शपथ का समारोह है, ठीक, वो कंप्लीट ना
कर लें। राइट। मुझे लगता है कि बड़ी रैली बजट के बाद ही बनेगी। एफआईआई की जो वापसी है वो बजट के बाद ही हेल्दी तरीके से आएगी, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पर मानना है। ठीक है, क्योंकि गठबंधन की सरकार होने से मार्केट थोड़ा अनसर्टेन हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों मार्केट का एक ओवरव्यू। जैसे कि मैंने बता दिया, नियर ऑन टारगेट होने से स्ट्रेंथ और वॉल्यूम दोनों है, इसका मतलब है कि तेजी है, लेकिन एक ही वीक के अंदर ज्यादा मूवमेंट होने के कारण, ज्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण मार्केट के अंदर शायद 23,710 आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, स्टॉक पैसिफिक चलते हैं, और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा मेरे स्टॉक एनालिसिस करने के तरीके को, जो मैं डेली इवनिंग में करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले जैसे सिंपली मैंने बताया था, इंडाइसेस के अंदर हमें जाना है। मेजर के अंदर हम देखेंगे निफ्टी 50, निफ्टी 500, 2 से 1% के आसपास के मूवमेंट है, तो गेनर्स के अंदर हमें जाना है। और डेली में देखना है कौन से सेक्टर्स के अंदर एक्शन है। टॉप 5 को फोकस करेंगे, तो ये दो तो इग्नोर करते हैं, 1, 2, 3 एंड यस, सीपीएससी से लेकर के। तो यहाँ पे इंडियन डिजिटल, कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हमें देखने को मिला। ये अभी तक ये सेक्टर आया नहीं था। आईटी के अंदर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया डिजिटल के अंदर, यानी आईटी और जो डिजिटल है, डिजिटल जो पेमेंट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो ऑनलाइन है, जो ई कॉमर्स जो साइटें हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो एफआईआई है वो अपना पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि ये अचानक से इसका आना एक अच्छा साइन लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आईटी के अंदर। इसके अंदर देखिए कुछ नहीं होगा, ये खाली है, ये तो आ चुका है ऐसे ही। इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जो सेक्टर्स हैं 3 हैं हमारे पास, नजर रखते हैं इन पे क्या है। तो स्टॉक्स के अंदर जाएंगे, गेनर्स पे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये जो तरीका है मेरा, इस स्विंग ट्रेडिंग का तरीका है, पहले इंडाइसेस को पकड़ना, इंडाइसेस की स्ट्रेंथ को पकड़ना, उसके बाद उसके अंदर के स्टॉक्स को भापना। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे विप्रो आ चुका है, तो विप्रो के ऊपर हम चलते हैं, विप्रो के ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, तो विप्रो के अंदर मेरा चार्ट पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस आप सब जानते ही हैं। करेक्टिव पैटर्न है, डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है, लॉन्ग ड्रैगन फ्लाई दोजी है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई दोजी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, डबल बॉटम है, और यहाँ से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, यानी ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम के सपोर्ट से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ध्यान रखिए, वॉल्यूम के सपोर्ट से ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा 0.618, यानी कि 496 का लेवल जब ब्रेक होगा तो डेफिनेटली मेरी नजर इस पर रहेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ से देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें दिख सकता है, बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए किसी भी सेक्टर को जब मैं एनालाइज करता हूँ, उसमें टॉप 3 को नजर रखता हूँ। टेक महिंद्रा देखते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। तो टेक महिंद्रा के अंदर ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट हो चुका है, 0.618 के ऊपर की क्लोजिंग है। अगर डिप में आता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहीं खरीद सकते हैं। अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अगर किसी को लेना भी है तो पोजीशन साइजिंग को कम करके ही ले। ठीक है, इस जगह पे अपनी अगर 100 रुपए अगर आपको लगाने हैं तो डेफिनेटली आप 20 से 25 रुपए ही इस जगह पे लगाइएगा, नहीं तो डिप का आप वेट करिए। ठीक, तो ये हो गया टॉप 2 इसके अंदर। अब अगला चलते हैं, और इंडिया डिजिटल के अंदर चलते हैं। इसके अंदर कौन से स्टॉक्स गेनर्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पेटीएम और सोनाटा सॉफ्टवेयर करके 2 कंपनियां आई हैं, तो पहले पेटीएम देख लेते हैं। पेटीएम देखिए बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, और इसके अंदर अब की कुछ कह पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड लाइन बन रही है वो अभी ट्रेंड को भी नहीं चेंज किया, यानी ट्रेंड पहले चेंज होना चाहिए। यहाँ से मतलब जो प्राइस है वो इस जगह से निकल करके इसके ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग आती है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर 0.618 जो आएगा उसको ब्रेक करेगा, फिर 1.618 के हम टारगेट को कंसिडर करेंगे। राइट, तो अभी इस सिचुएशन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेटीएम एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में दिख रहा है,
और ये जो ट्रिपल ट्रेड लाइन जो टच है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद मैं इसमें सोचूंगा। तो इसमें जो हमें मोमेंटम दिख भी रहा है तो वो मैं एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम समझूंगा। जब तक ट्रेंड नहीं शिफ्ट होता तब तक मैं किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन पेटीएम के अंदर ओपन नहीं करूंगा। सोनाटा के अंदर देखते हैं। तो ये सोनाटा सॉफ्टवेयर का ये काफी सही लग रहा है स्ट्रक्चर। ज्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर जैसे इसमें भी देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी, जब ट्रेंड ब्रेक शिफ्ट होगा वो सस्टेन होगा। सस्टेन होने के बाद जब 0.618 को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम इसमें नए लेवल की ओर नजर रखेंगे। वैसे स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। जब तक ट्रेड लाइन नहीं ब्रेक होता है तब तक हम नए व्यू को नहीं एनालाइज करेंगे। वॉच लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही सही है। पेटीएम को भी रख सकते हैं लेकिन उसमें ट्रेड लाइन और जो प्राइस है उसके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर दूरी बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे ही प्राइस इसको अगर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ही शायद इसको ब्रेक कर दे, ये ब्रेक करेगा सस्टेन होगा, उसके बाद जब 0.618 को ब्रेक करेगा फिर हम इसके अंदर नई रैली को कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया से दो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं। सीपीएससी से हम देख लेते हैं इसमें क्या एक्शन बन रहा है। सीपीएससी में आप देखेंगे एनबीसीसी और बेल, ये दो स्टॉक्स हैं। तो एनबीसीसी को नजर रख लेते हैं। तो एनबीसीसी और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्टिव स्ट्रक्चर तो है। लेकिन अभी जहाँ तक इसने 0.618 के ऊपर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, इसके अंदर वॉल्यूम आया हुआ है, हल्का हल्का वॉल्यूम आ रहा है। तो 0.618 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं नजर रखूंगा। वॉल्यूम का सपोर्ट है लेकिन थोड़ा वोलेटाइल सपोर्ट है। प्राइस ऊपर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल है। जिग जैग फॉर्मेशन में वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो एक बार अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी यहाँ से इस रेंज को, यानी कि ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, इसके नीचे वॉल्यूम ना गिरे, तो डेफिनेटली इसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे लेवल हमें देखने को मिलेंगे। राइट। बेल का एनालिसिस कर लेते हैं। बेल ऑलरेडी काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है तो मुझे इसमें इतना खास तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट फिर भी आप यहाँ पे नजर रख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट है। तो 287 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए 381 रुपए के लेवल के लिए। ठीक है। तो अच्छा स्ट्रक्चर है। प्राइस भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम के सपोर्ट से आ रहा है। 0.21 EMA के ऊपर सस्टेन हुआ है तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली है। बस 0.618 के ऊपर एक बार ये सस्टेन हो जाना चाहिए। तो एनबी बेल पे भी आप नजर रख सकते हैं। एनबीसीसी भी लुकिंग गुड लग रहा है। पेटीएम मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है। और सोनाटा पे नजर रख सकते हैं। विप्रो पे खास नजर रखनी चाहिए। विप्रो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑफ चॉइस रहेगा। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक। तो ये थे कुछ सेक्टर का एनालिसिस जिसके अंदर मैंने सेक्टर, उसके बाद उनके अंदर रहने वाले स्टॉक्स, इन सब का एनालिसिस करके आपको बताया कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। इंडाइसेस, इंडाइसेस के अंदर जो टॉप गेनर इंडाइसेस होंगे उसके अंदर के टॉप 2 या टॉप 1 स्टॉक्स को ही, या टॉप 3 भी कई बार चला जाता हूँ, उन स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो एक ऑल ओवर एक 360 डिग्री मेरा व्यू ये है, यानी एक सार ये रहेगा इस वीकेंड का कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, लेकिन मार्केट के अंदर एक ही वीक में ज्यादा उतार चढ़ाव होने से थोड़ा मुझे साइडवेज लग रहा है क्योंकि एफआईआई की बाइंग का भी सपोर्ट नहीं है। एफआईआई की बाइंग सपोर्टिव ना होने से मार्केट में ट्रेंड एक रैली, एक स्पीड रैली हमें देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ हम देखेंगे इंडाइसेस की। इंडाइसेस के अंदर भी हमने देखा कि जैसा कि आप डिजिटल इंडिया और आईटी के अंदर विप्रो, और साथ ही कुछ डिजिटल इंडिया के जो स्टॉक्स हैं, एनबीसीसी हो गया, बेल हो गया, सोनाटा हो गया। ठीक। और साथ ही आप विप्रो के अंदर नजर रख सकते हैं। विप्रो मेरा फेवरेट रहेगा, उसके ऊपर मेरी खास नजर रहेगी। उसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से डिस्क्राइब
कर पाया हूँ, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मुझे लुकिंग गुड लग रहा है। ठीक है। तो दोस्तों वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वीक का जो मूवमेंट होने वाला है वो किस प्रकार से होगा। स्टॉक पैसिफिक में कौन कौन से स्टॉक पे हमें खास नजर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर वी चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लोगों के साथ इसको डेफिनेटली शेयर करिए। इतनी अगर वैल्यूबल वीडियो अगर आपको लग रही है तो डेफिनेटली आपको इसे शेयर करना चाहिए, ताकि हमारा देश बिल्ड हो सके और देश के अंदर इस प्रकार की ग्रोथ हमें देखने को मिले। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।